गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कोहे इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं बी हाइव बुक के चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है काठमांडू। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया काठमांडू के कुछ पार्ट को, तो उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिससे लेसन अपने दिमाग में तरोताज़ा बना रहे कि काठमांडू हेवंस लेक एक यात्रा वृतांत, क्या हेवंस लेक अर्थात दिव्य सरोवर एक यात्रा वृतांत जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया, तो उसके कुछ अंश को काठमांडू टाइटल बना करके यहाँ अपने सिलेबस में एक पाठ के रूप में दिया गया है। विक्रम सेठ उस हेवंस लेक में, उस यात्रा वृतांत दिव्य सरोवर में उन्होंने जो यात्रा की, उस यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव प्राप्त किए, उन्होंने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, किस किस चीज़ ने उनके ध्यान को आकर्षित किया, उसका वर्णन करते हैं। तो पाठ शुरू होता है। विक्रम सेठ कहते हैं कि वो शहर के बीचों बीच किसी एक होटल में सस्ता सा किराए का कमरा लेते हैं और सस्ता सा किराए का कमरा लेकर के वे घंटों तक उसमें आराम करते हैं, अर्थात काफ़ी देर तक वह उसमें सोते रहते हैं। जब अगला दिन निकलता है तो अगले दिन एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम है शाह, क्या नाम है, शाह, वह शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ शहर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जब वो शहर का भ्रमण करते हैं तो वो सबसे पहले पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचते हैं। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर होता है वो मंदिर पूरी तरह से अस्त व्यस्तता के माहौल से भरा होता है, अर्थात मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ देखने को मिलती है। तो मंदिर का जो परिदृश्य है वह उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो बतलाते हैं कि जब वो मंदिर में गए, अर्थात मंदिर में जब वो प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर ये लिखा हुआ था कि केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। जबकि कुछ पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग, अर्थात कुछ अंग्रेज लोग जो कि केसरिया रंग के भगवा वस्त्रों को धारण करके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे थे और वहां पास में ही खड़े एक पुलिस वाले से मंदिर के अंदर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बहस कर रहे थे। पुलिस वाला उनको हिंदू मानने के लिए राजी नहीं होता है और उनको मंदिर में नहीं जाने देता है। तभी एक चीज़ घटती है कि एक शाही घराने की राजकुमारी आती है। तो मंदिर में जितने भी लोग होते हैं वह सारे के सारे लोग एक साथ उस राजकुमारी के सम्मान में झुकते हैं और उसको आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। उसके तुरंत बाद ही उनका ध्यान आकर्षित होता है कि मंदिर परिसर में ही दो बंदरों में लड़ाइयाँ हो जाती है और लड़ाई होने के बाद वह दोनों आपस में उलझ जाते हैं और उलझते हुए एक बंदर चीखता हुआ वहाँ पास में ही एक शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग पर कूद जाता है। दूसरा बंदर उसका पीछा करता है। तो जो पहले वाला बंदर होता है वह शिवलिंग के पास से नीचे भागमती नदी जो बहती है वहाँ तक पहुँच जाता है। तभी भागवती नदी पर जैसे उनकी निगाह पड़ती है तभी वो देखते हैं कि किसी एक घर की बालकनी से भगवान को अर्पित की गई जो पुरानी भेंट होती है, जो पुष्प होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो कि अब मुरझा चुकी हैं, एक पॉलीथीन में बंडल बना करके नदी में फेंक दी जाती है। जब उनका ध्यान उस पॉलीथीन के बंडल पर जाता है और वह नदी में गिरते हुए उसे देखते हैं, तभी उनका ध्यान जाता है कि उस नदी के किनारे एक शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जब वह उस सबके अंतिम संस्कार के दृश्य को देख रहे होते हैं तभी उनका ध्यान नदी के किनारे बने एक छोटे से चबूतरे पर जाता है। उस चबूतरे के बारे में ये कहा जाता है कि यह चबूतरा अभी आधा निकला है, लेकिन जिस दिन यह चबूतरा पूरी तरह से निकल आएगा उस दिन इस चबूतरे के अंदर छिपी हुई जो देवी है वह आज़ाद होगी और आज़ाद होने के बाद इस धरती पर से कलयुग रूपी जो बुरा समय चल रहा है वह बुरे समय का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक अपन ने इस कहानी को पढ़ा। इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे विक्रम सेठ ने अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव प्राप्त किए जिनको इसमें लिखा है, तो उसको पढ़ने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं लेकर चलता हूँ आपको काठमांडू विक्रम सेठ की यात्रा पर। तो देखिए आगे का जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। विक्रम सेठ जो है वो ये कहते हैं कि
मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ जिससे अपन को आसान लगे पढ़ने में, कि विक्रम सेठ जो हैं वो आगे अपन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि एट द बुद्धनाथ स्तूप, कि बुद्धनाथ का जो स्तूप है उस स्तूप के पास में द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, कि एट द बुद्धनाथ स्तूप, कि बुद्धनाथ स्तूप द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, काठमांडू में बौद्ध लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पूजनीय श्राइन मंदिर, कि बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू में बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही पूजनीय और पवित्र मंदिर। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, विरोध नजर आता है। विरोध का मतलब थोड़ा उल्टा नजर आता है, थोड़ी विपरीत स्थिति नजर आती है। आ सेंस ऑफ स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब होता है शांति का, अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, पूरी तरह से शांति का वातावरण आता है, पूरी तरह से शांति नजर आती है। इसलिए यहाँ राइटर ने लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट, के पूरी तरह से विपरीत स्थिति नजर आती है। अब विपरीत स्थिति कैसे है, तो ये चीज आपको समझनी है कि लेखक विक्रम सेठ ने बताया कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर था उस मंदिर का माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्तता का, ए ट्राइबल कंफ्यूजन, अस्त व्यस्तता का माहौल था, शोर शराबे का माहौल था। लेकिन जब वो कुछ ही समय के बाद बुद्धनाथ स्तूप अर्थात बौद्धों के मंदिर पहुंचे तो वहां उनको बिल्कुल विपरीत स्थिति नजर आई। वहां पर पूरी तरह से स्टिलनेस, शांति का वातावरण नजर आया। इट इमेंस वाइड डोम, इट इमेंस, इमेंस बहुत ही ज्यादा विस्तृत, फैला हुआ, बहुत बड़ा, कि इट इमेंस वाइट डोम, उसका सफेद रंग का विस्तृत सा डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद, जो मंदिर के ऊपर गोल आकृति सी बनी होती है, गुंबद, के बुद्धनाथ स्तूप का बहुत ही बड़ा विशालकाय सफेद रंग का डोम इज रिंग्ड बाय ए रोड, रिंग्ड घिरा हुआ है, बाय ए रोड, एक सड़क के द्वारा, अर्थात उस विशालकाय मंदिर के डोम को, सफेद कलर का जो डोम है उस डोम को चारों ओर से सड़क ने घेर रखा है, अर्थात उसके चारों ओर एक सड़क बनी हुई है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और उसके बाहरी किनारों पर, अर्थात डोम के चारों ओर बाहरी क्षेत्र में, आउटर एज जो डोम का बाहरी क्षेत्र है, जो किनारे का क्षेत्र है, तो डोम के बाहर की तरफ किनारे के क्षेत्र पर स्मॉल शॉप स्टैंड, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतीन इमिग्रेंट्स, मैनी ऑफ दीज, उनमें से अनेक दुकानें, अर्थात डोम के चारों ओर क्षेत्र में जो दुकानें बनी हुई हैं, मैनी ऑफ दीज, उनमें से अनेक दुकानें, आर ओन्ड, ओन्ड का मतलब स्वामित्व होना, कब्जा होना, अधिकार में होना, कि उनमें से ज़्यादातर दुकानों पर तिब्बतीन इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी, जो तिब्बती अप्रवासी लोग हैं उन लोगों का कब्जा है, अर्थात उन दुकानों में से ज़्यादातर दुकानें तिब्बत के अप्रवासी जो व्यक्ति हैं उनकी स्वयं की वो दुकानें हैं। फेल्ट बैग्स, फेल्ट का मतलब होता है नमदा, क्या होता है, नमदा, एक कपड़े की वैरायटी है ये फेल्ट, नमदा कपड़ा जो होता है, कि फेल्ट बैग्स, नमदा कपड़े से बने हुए बैग, तिब्बतीन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, तिब्बती प्रिंट अर्थात तिब्बत की छपाई, एंड और सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के आभूषण, कैन बी बॉट, खरीदे जा सकते हैं, हियर, यहाँ से, अर्थात जो तिब्बती अप्रवासी व्यक्तियों की जो दुकानें हैं उन दुकानों पर से नमदा वैरायटी का जो कपड़ा होता है उस कपड़े से बने हुए थैले, तिब्बती प्रिंट की वस्तुएं, तिब्बती प्रिंट के हो सकता है बर्तन हो या फिर कपड़े हों, तो वो चीज़ें, और सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के आभूषण उन तिब्बती अप्रवासी व्यक्तियों की दुकानों से खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं है, भीड़ का मतलब किसी भी प्रकार से कोई धक्का मुक्की, कोई अस्त व्यस्तता जैसा माहौल नहीं है। दिस इज अ हेवन, दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, दिस इज अ हेवन, यह एक स्वर्ग जैसा है, दिस इज अ हेवन, कि यह एक स्वर्ग जैसा है, क्वाइटनेस, शांति के रूप में, इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, चारों ओर के व्यस्ततम माहौल में,
कि चारों ओर जो एक व्यस्ततम माहौल है, विजी के चारों ओर के जो रास्ते हैं पूरी तरह से भीड़ युक्त हैं। उन भीड़ युक्त व्यस्ततम रास्तों के मध्य में यह जो बुद्धनाथ स्तूप है वह क्या है, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, शांति का एक स्वर्ग नजर आता है। आगे देखिए, काठमांडू इज विविड। काठमांडू जो है वो विविड, विविड का मतलब क्या है, जीवंत है। क्या है, जीवंत है। काठमांडू एक जीवित सा नजर आता है, विस्तृत सा नजर आता है। मर्सनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर्स अडॉर्न डेटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। कि रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स, धार्मिक छोटे छोटे मंदिर, टू फ्लावर अडॉर्न डेटीज, जिनमें फ्लावर अडॉर्न, फ्लावर अडॉर्न का मतलब फूलों से सुसज्जित, फूलों से सजाया गया। कि काठमांडू इस प्रकार से जीवित नजर आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक लोग हैं। स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडॉर्न डेटीज, फूलों से सुसज्जित छोटे छोटे मंदिरों में मूर्तियां हैं। अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, उन सकड़ी सकड़ी व्यस्ततम गलियों में, कि सकड़ी सकड़ी व्यस्ततम गलियों में जगह जगह छोटे छोटे मंदिर हैं, और उन मंदिर में जो ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, ईश्वर की जो डेटीज, जो मूर्तियां हैं, वो फ्लावर अडॉर्न्ड, फूलों से सुसज्जित की हुई हैं। विद फ्रूट सेलर, फल विक्रेता भी हैं। फ्लूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले भी हैं। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड, आवाज़ लगाकर, फेरी लगाकर पोस्ट कार्ड बेचने वाले व्यक्ति भी हैं। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, शॉप दुकानें हैं सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, जो पाश्चात्य संस्कृति के, पाश्चात्य सभ्यता के कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु। कॉस्मेटिक का मतलब क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। कि ऐसी दुकानें भी हैं जिन दुकानों से पाश्चात्य संस्कृति की, पाश्चात्य सभ्यता की सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदी जा सकती है। फिल्म रोल, फिल्म के रोल खरीदे जा सकते हैं। चॉकलेट्स खरीदी जा सकती हैं। और कॉपर यूटेंसिल, कॉपर यूटेंसिल का मतलब है तांबे के बने हुए बर्तन, कॉपर यूटेंसिल्स, उन दुकानों से तांबे के बने हुए बर्तन खरीदे जा सकते हैं। एंड नेपालीज एंटिक्स, नेपालीज एंटिक्स, नेपाल की दुर्लभ चीज़ें, नेपाल की कीमती चीज़ें, बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं। मैं इसको आगे और स्लाइड कर दूं जिससे अपन को पढ़ने में आसानी रहे। कि इस प्रकार की वस्तुएं वहाँ दुकानों से खरीदी जा सकती हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, के फिल्म सॉन्ग, जो फिल्मी गाने होते हैं, वो फिल्मी गाने ब्लेयर आउट, बजाए जाते हैं फ्रॉम द रेडियोज, रेडियो पर। कार हॉर्न साउंड, कार के हॉर्न की, अर्थात कार के भोंपू की भी आवाज़ सुनी जा सकती है। बाइसिकल बेल रिंग, साइकिल में लगी हुई घंटी की आवाज़ सुनी जा सकती है। स्ट्रे काऊ, स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़। कि स्ट्रे काऊ, जो आवारा गाय हैं, अर्थात जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसी बेमालिक की जो गाय हैं, वे गायें लो क्वेश्चनिंग एट मोटरसाइकिल, लो झांकना, देखना, लो झांकती हैं, देखती हैं, क्वेश्चनिंग प्रश्न करती हुई अवस्था में, एट मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिलों की ओर। अर्थात वहाँ से यदि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से गुजरता है तो जो बिना मालिक की गायें हैं, वे गायें उस मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाले की ओर किसी प्रश्न को करती हुई झांकती हैं, रमाती हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, वेंडर्स जो फेरी वाले हैं, वो फेरी वाले शाउट आउट, चिल्लाते हैं, जोर से आवाज़ लगाते हैं, देयर वेयर्स, अपने व्यापार के लिए। वेयर्स यहाँ पर अर्थ लगेगा व्यापार या फिर वस्तुओं का बेचना, वस्तुओं का विक्रय। के जो फेरी वाले हैं, वो फेरी वाले अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, अपने व्यापार को करने के लिए जोर से आवाज़ लगाते हैं। क्लियर है। अब आगे लेखक कहता है कि आई इंडल्ज, ये देखिए जैसे कि ये पिक्चर में शो किया गया है, ये बुद्धनाथ स्तूप है, द बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू। क्लियर है। आगे चलते हैं तो राइटर जो है विक्रम सेठ, वो अपन से कहता है कि आई इंडल्ज माई सेल्फ मिंडलेसली, कि मैं इन सारी चीज़ों में व्यस्त हो गया, अर्थात मैं इन सारी चीज़ों में घुल मिल गया, मैं इन सारी चीज़ों में शामिल हो गया।
किन सारी चीज़ों में कि मैंने वहाँ पर जो माहौल देखा कि धार्मिक लोग थे जो धर्म के लिए आए थे, पूजा पाठ या उपासना के लिए आए थे, तिब्बत के वे लोग जो अपनी अपनी वस्तुओं को दुकानों पर बेच रहे थे, फेरी वाले लोग जो कि फेरी लगा कर के आवाज़ लगाते हुए वहाँ सामान को बेच रहे थे जिनसे मैं कुछ भी खरीद सकता था, वो गायें जो कि किसी भी राहगीर को या मोटरसाइकिल पर गुजरने वाले व्यक्ति को प्रश्न करती हुई निगाहों से देखती थी। मैं इन सब चीज़ों में अर्थात मैं इस प्रकार के माहौल में इंडल्ज लिप्त हो गया, अर्थात उस माहौल में मैं भी शामिल हो गया। बाई ए बार ऑफ मर्ज पेन, बार ऑफ मर्ज पेन का मतलब होता है गजक नुमा मिठाई, बार ऑफ मर्ज पेन कि मैंने एक गजक नुमा जो मिठाई होती है, एक चौकोर आकृति की मीठी जो मिठाई होती है, उस मिठाई को खरीदा। एक कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, क्या होता है भुट्टा, मक्के का भुट्टा, कि एक कॉर्न ऑन द कॉब, मैंने मक्के का भुट्टा भी खरीदा। रोस्टेड, जिसको रोस्टेड पकाया जाना या सेका जाना, कि मैंने एक मक्के का भुट्टा खरीदा जिस भुट्टे को रोस्टेड इन अ चारकोल बेजर, जिसको एक चारकोल बेजर लकड़ी की अंगीठी, लकड़ी के कोयले की अंगीठी चारकोल बेजर, कि मैंने एक ऐसा मक्के का भुट्टा खरीदा जिस मक्के के भुट्टे को लकड़ी के कोयले की अंगीठी पर सेका गया था। ऑन द पेमेंट, फुटपाथ पर ही। रब्ड विद साल्ट, उस भुट्टे के ऊपर रब्ड रगड़ा गया था, लगाया गया था, साल्ट नमक, चिली पाउडर मिर्ची का पाउडर, एंड लेमन और नींबू। अब समझें कि मैं उस पूरे के पूरे माहौल में घुल मिल गया, अपने आप को मैंने उस माहौल में शामिल कर लिया। और शामिल करने के लिए मैंने वहाँ पास में ही एक दुकान से मर्ज पेन जो एक मिठाई होती है, चौकोर आकृति की मीठी मिठाई, वो मिठाई खरीदी। और फुटपाथ पर एक भुट्टा बेचने वाला था, मैंने उससे लकड़ी के कोयले की अंगीठी पर सिका हुआ एक ऐसा भुट्टा खरीदा जिस भुट्टे पर नमक, मिर्ची का पाउडर और लेमन, नींबू रगड़ा गया था। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, लव स्टोरी कॉमिक, प्रेम कथाओं का वर्णन करने वाली, प्रेम कथाओं को बतलाने वाली कुछ कॉमिक्स भी खरीदी। एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट, और एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीद ली। ऑल दिस आई वास्ड डाउन विथ कोको कोला, वास्ड डाउन, वास्ड डाउन का मतलब हो जाए स्वाद के साथ खाना, वास्ड डाउन, कि ऑल दिस, ये सारी की सारी चीजें, आई वास्ड डाउन विद कोको कोला, मैंने कोको कोला नामक पेय पदार्थ, एंड आ न्यू सेंटिंग ऑरेंज ड्रिंक, न्यू सेंटिंग, न्यू सेंटिंग का मतलब होता है जी को मचलाने वाला, न्यू सेंटिंग जी को मचलाने वाला, ठीक है, कि मैंने ये सारी की सारी चीजें एक कोको कोला नामक पेय पदार्थ एंड अ न्यू सेंटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और जी को मचलाने वाले ऑरेंज ड्रिंक के साथ पूरी कर ली। एंड और फील मच द बेटर फॉर इट, और इन सब के लिए बेटर, बहुत अच्छा महसूस करने लगा, अर्थात उस जगह पर मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुखद रहा। क्लियर है, आगे चलते हैं। आई कंसिडर्ड व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, आई कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब विचार करना, आई कंसिडर्ड, मैंने विचार किया, अर्थात मैंने ये सोचा, वॉट रूट आई शुड टेक, मुझे कौन सा रूट, मुझे कौन सा मार्ग टेक चुनना चाहिए, बैक होम, घर वापस जाने के लिए। कि ये सारी की सारी चीज़ें पूरी हो गई, उसके बाद मैंने विचार किया कि अब मुझे घर वापस जाना है, तो बैक होम, घर वापस जाने के लिए वॉट रोड आई शुड टेक, मुझे कौन से मार्ग का, कौन से रास्ते का चुनाव करना चाहिए, इस चीज पर आई कंसीडर, मैंने विचार किया। इफ आई वर प्रिपेयर्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल, इफ, यदि, आई वर प्रिपेयर्ड बाय एंथुजियाज्म, यदि मैं उत्साह से प्रिपेयर्ड, भरा हुआ होता, यदि मैं उत्साह से भरा हुआ होता फॉर ट्रैवल, यात्रा के लिए, अर्थात मेरे मन में यदि यात्रा करने की और ज़्यादा ललक होती, यात्रा के लिए थोड़ा मेरा मन ललायित होता। इफ़ आई वर प्रिपेयर्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल, कि यदि मैं यात्रा के लिए पूरी तरह से उत्साहित होता, आई वुड गो बाय बस,
तो मैं गो बाई बस, बस से जाता, एंड ट्रेन या फिर ट्रेन से जाता टू पटना, पटना के लिए। वो लेखक कहना चाहता है कि यदि मैं यात्रा के लिए पूरी तरह से उत्साहित होता, मेरा मन यदि यह कहता कि थोड़ी और यात्रा कर ली जाए, तो मैं बस या रेलगाड़ी से पटना जाता। देन उसके बाद सेल अप द गंगेज, फिर मैं गंगा में जल मार्ग से, सेल अप का मतलब तैरना, अर्थात मैं जल मार्ग से, जो कि गंगा का है, गंगा के जल मार्ग से होता हुआ बनारस पहुंचता, बनारस से इलाहाबाद पहुंचता। देन और उसके बाद यपदा यमुना, यमुना के रास्ते होते हुए पास्ट आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली पहुंच जाता। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं आज यात्रा के लिए पूर्ण रूपेण उत्साहित होता, मेरा मन यात्रा के लिए पूरी तरह ललायित होता, तो मैं किस रास्ते का चुनाव करता? मैं रेलगाड़ी या बस के माध्यम से सबसे पहले पटना पहुंचता, पटना के बाद मैं जल मार्ग से होता हुआ बनारस जाता, बनारस से इलाहाबाद आता, इलाहाबाद के बाद मैं यमुना नदी के रास्ते आगरा आता और आगरा से फिर मैं दिल्ली आ जाता। बट लेकिन आई एम टू एंथुजियास्टिक, आई एम कि मैं टू एग्जस्टेड, एग्जस्टेड का मतलब थकान महसूस करना, थका हुआ होना, लेकिन लेखक कहता आई एम टू एग्जस्टेड, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ। एंड होमसिक, होमसिक, होमसिक का मतलब होता है गृहस्थ, क्या होता है? गृहस्थ, अर्थात घर की याद आना, कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एंड होमसिक, और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और वह दिन अगस्त का अंतिम दिन था। अर्थात लेखक यात्रा कर रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वास्तविकता की बात यह है कि आज अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, इसलिए सीधे घर ही चलना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि आज अगस्त का अंतिम दिन है, मैं यात्रा कर करके कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, घर की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए सीधे कहाँ जाया जाए? सीधे घर चला जाए। ये वाली बात मैंने अपने आप से ही कही। मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, सीधे घर की ओर प्रस्थान किया जाए। मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, सीधे घर निकल लिया जाए। आई एंटर आ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, इसलिए मैं नेपाल के एयरलाइंस ऑफिस, नेपाल की वायु सेवाओं के ऑफिस में, दफ्तर में गया। एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले दिन की फ्लाइट, अगले दिन की जो हवाई जहाज की एक टिकट थी, उस टिकट को खरीद लिया। क्लियर है? फिर देखिए आगे कहता है कि आई लुक एट द फ्लूट सेलर, कि मैंने ये काम कर लिया, घर जाने के लिए नेपाल एयरलाइन की एक टिकट को मैं खरीद लाया। उसके बाद जब बाहर आया तो बाहर आके उसने क्या देखा? ऑफिस से बाहर निकलने पर तो वो कहता है कि आई लुक एट द फ्लूट सेलर, फ्लूट सेलर बांसुरी विक्रेता, मैंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। मेरी निगाह एक बांसुरी बेचने वाले पर पड़ी। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, जो कि स्क्वायर उस चौराहे पर एक कोने में खड़ा था, नियर द होटल, होटल के पास। कि जब मैं उस दफ्तर से बाहर निकल करके अपने होटल की ओर गया तो मेरी निगाह एक फ्रूट सेलर, एक बांसुरी विक्रेता पर पड़ी। वह बांसुरी विक्रेता स्टैंडिंग नियर अ कॉर्नर द स्क्वायर नियर द होटल, वह होटल के पास चौराहा जो था उस चौराहे के एक कोने में खड़ा हुआ था। इन हिज हैंड, उसके एक हाथ में इज अ पोल, एक पोल, पोल का मतलब यहाँ अपन लगा सकते हैं पाइप या बांस, क्या लगा सकते हैं? पाइप या बांस। के उसके एक हाथ में एक बांस था, एक पाइप था। विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी, कि विद एन अटैचमेंट, जिससे, अटैचमेंट का मतलब वैसे होता है लगाव, लेकिन यहाँ पर है जुड़ना, कि उसके हाथ में एक बांस था जिस बांस से अटैचमेंट जुड़ी हुई थी। टॉप, ऊपरी सिरे पर 50 और 60 बांसुरी, लगभग 50 या 60 बांसुरियाँ। कि वो बांसुरी बेचने वाला जिसके हाथ में एक पाइप था, एक बांस था,
उस बांस के टॉप ऊपरी सिरे पर लगभग 50 या 60 बांसुरियां जुड़ी हुई थीं। प्रोट्रूट इन ऑल डायरेक्शन, और वह प्रोट्रूट निष्कासित होना, उभर कर आना, प्रोट्रूट इन ऑल डायरेक्शन, वो बांसुरियां हर दिशा में निकल रही थीं, कि उस बांस से वो बांसुरियां हर दिशा में निकल रही थी। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पर्क्यूपाइन, बिल्कुल ऐसे निकल रही थी जैसे तो क्विल्स कांटे निकलते हैं। पर्क्यूपाइन, पर्क्यूपाइन एक जानवर है जिसका नाम होता है सेही, कि वह बांसुरियां उस बांस से सेही के कांटों की भांति हर दिशा में निकल रही थी। यहाँ पर्क्यूपाइन अपन लिखें कि पर्क्यूपाइन जो होता है वो होता है सेही। अब अपन सेही नहीं समझते तो अपन नॉर्मली समझ सकते हैं कि जैसे झाऊ मूसा जो होता है उसके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, तो वह जब झाऊ मूसा अपने शरीर को खोलता है तो उसके शरीर पर से कांटे हर दिशा की ओर इंगित हो जाते हैं। तो इस प्रकार उस बांसुरी विक्रेता के बांस से बांसुरियां सेही के कांटों की भांति प्रत्येक दिशा की ओर निकल रही थीं। दे आर ऑफ बंबू, वे सभी की सभी बांसुरियां बंबू, बांस की बनी हुई थीं। देयर आर क्रॉस फ्लूट, अब यह बांस की वो बांसुरी की वैरायटियों के बारे में बता रहा है कि उस बांसुरी विक्रेता के पास जो बांसुरियां थी वो किस किस किस्म की थी, किस किस वैरायटी की थी। तो देखिए वो सभी बांसुरियां बांस की बनी हुई थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स, वहां पर क्रॉस फ्लूट्स थी। रिकॉर्डर, रिकॉर्डर बच्चों के संगीत यंत्र थे, अर्थात संगीत उत्पन्न करने वाले खिलौने थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, अर्थात रह रह करके, ही स्टैंड्स द पोल, ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वह अपने बांस को जमीन पर टिकाता। समय समय पर अर्थात रह रह करके वह बांसुरी विक्रेता अपने बांस को जमीन पर टिकाता, अर्थात बांस यूं पकड़ लिया, कभी उसको हाथ में उठा लिया, कभी जमीन पर टिका दिया, फिर उठा लिया, फिर टिका दिया, इस प्रकार की वो क्रियाएं करता। सेलेक्ट अ फ्लूट, उन बांसुरियों में से जो सेही के कांटों की भांति उसके बांस में से निकल रही थी, उन बांसुरियों में से सेलेक्ट अ फ्लूट, वो किसी एक बांसुरी का चुनाव करता, एंड प्लेज, और उसको बजाता, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, कि वह उनमें से किसी एक बांसुरी को चुनता और चुन करके वह उसको कुछ मिनट बजाने लग जाता। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स, कि द साउंड, जो बांसुरी की आवाज थी, अर्थात बांसुरी विक्रेता जब उस बांसुरी को बजाता तो बांसुरी की आवाज क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से, अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, यातायात अर्थात वाहनों की आवाज, एंड हॉकर्स क्राइज, और जो फेरी लगाकर सामान बेचने वाले थे उनकी आवाज से ऊंची स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कि बांसुरी वाला जब अपनी बांसुरी को बजा रहा था तो उस बांसुरी की आवाज़ फेरी लगाने वाले व्यक्तियों की आवाज़ से एवं वहाँ से गुजरने वाले जितने भी वाहन थे उन वाहनों की आवाज़ से थोड़ी ऊंची और स्पष्ट रूप में सुनाई दे रही थी। ही प्लेज स्लोली, वह बांसुरी को प्लेज बजाता है, स्लोली धीरे धीरे, कि वह अपनी बांसुरी को बहुत धीरे धीरे बजाने लगता है। फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों तक, अर्थात 2-4 मिनट तक उसने अपनी बांसुरी को धीरे धीरे बजाया। क्लियर है? आगे देखिए, मेडिटेटिवली, मेडिटेटिवली का मतलब होता है ध्यान मग्न तरीके से, एकाग्रचित होकर के, लीन होकर के, कि वह अपनी बांसुरी को स्लोली धीरे धीरे मेडिटेटिवली बड़े ही ध्यान मग्न तरीके से बजाने लगता है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक दिखावा, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना किसी ढोंग धतूरे के, बिना किसी अत्यधिक दिखावे के। He does not shout out his bears, और वह बेयर्स, अब यहाँ पर वस्तुओं को बेचना, बेयर्स व्यापार, वस्तुओं को बेचना, कि he does not shout out his bears, वह अपने व्यापार के लिए अर्थात अपनी वस्तु बांसुरी को बेचने के लिए आवाज भी नहीं लगाता है। ऑकेजनली, कभी कभी, ही मेक्स अ सेल, उसकी बिक्री होती है। मेक्स अ सेल, वस्तु को बेचना, कि कभी कभी वह एक आध बांसुरी बेचता भी है। बट लेकिन इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एक
क्यूरियसली ऑफेंडेड, वे बड़े ही विचित्र से तरीके से, बड़े ही बेतुके से तरीके से, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, जैसे तो यह उसके एंटरप्राइज व्यापार का तरीका रहा हो कि वह बांसुरी बजाता है, उसमें लीन हो जाता है और पूरी तरह बजाता रहता है। कोई ग्राहक आता है तो वह उसको बांसुरी दे देता है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे शायद यही उसके व्यापार करने का एक पुराना सा तरीका रहा हो। समटाइम्स, कभी कभी, ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, ही ब्रेक्स ऑफ, ब्रेक्स ऑफ का मतलब विराम लेना, बंद कर देना। ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, वह बांसुरी बजाना बंद करता है, अर्थात बांसुरी को विराम देता है। टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, और वहाँ नज़दीक ही खड़े फल विक्रेता से बात करता है कि कभी कभी वह बीच बीच में बांसुरी को बंद करके वहाँ पास में ही खड़े फल विक्रेता से बातचीत करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की कि जब मैंने उसको इस भाव में, इस रूप में देखा, तो आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, मैंने अपने मन में विचार किया, दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, कि यही तरीका बरसों से वो अपनाता आ रहा है, अर्थात इस प्रकार से ही बिक्री करने का उसका बरसों पुराना तरीका होगा। मैंने ऐसा अपने मन में विचार कर लिया। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, इससे आगे के वीडियो को अपन कल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।